फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। अभी जो इंडिया के अंदर काफ़ी एक मुद्दा चल रहा है जो काफ़ी ज़्यादा बातों में आया है, काफ़ी ज़्यादा हमारे आर्टिकल्स में देखने को मिला है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी आया है। तो वो क्या है, जो कैडर रूल्स अमेंडमेंट आई है अभी, जो हमारे AIS हैं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई हैं सेंटर के थ्रू, उसके बारे में आज हम देखेंगे कि वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों बन रहा है, क्यों लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उसको सपोर्ट उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उसके रीज़न देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इसके AIS के कुछ हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ी सी हिस्ट्री मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी कि सबसे पहले जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया था कि जो हमारा IAS है और IPS है, इन जो पोस्ट है इन्हें AIS यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर डाल देना चाहिए। IAS और IPS इन दोनों के बारे में हम आपने तो बहुत सुना होगा, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन टर्म्स हैं जो हमें पता है जिसके बारे में। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर एक इंडिया जैसे एक वास्ट कंट्री को अगर यूनाइटेड रहना है तो इससे ऐसे ऑफिसर्स को, IAS या फिर IPS जैसे ऑफिसर्स को इंडिपेंडेंस देनी होगी, तभी हम यूनाइटेड रह सकते हैं। इंडिपेंडेंस इन द सेंस कि उनको अपने दिमाग से कुछ सोचने की या फिर अपने विचारों को दूसरों के आगे प्रकट करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। जो वो अपने दिमाग में सोच रहे हैं वो बोल सकें, उनके ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए कि उन्हें किस चीज़ का डर हो या फिर कोई फियर हो, तभी एक इंडिया जैसी कंट्री, एक वास्ट कंट्री यूनाइटेड हो सकती है। तो उन्होंने ये बात कही थी। तो आगे AIS के बारे में क्या बताया गया है, अभी पास्ट से ही रिलेटेड, कि जो AIS है वो एक कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? वो कनेक्टिंग लिंक है इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग के बीच में। इम्प्लीमेंटेशन जो एक फील्ड लेवल पर वर्क करती है यानी कि किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना, और पॉलिसी मेकिंग एक टॉप लेवल पर जो काम करती है यानी कि कोई पॉलिसी बनाना, पॉलिसी बनाने के बाद ही उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो वो उसके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बनता है, क्योंकि जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर जो IAS या IPS जैसे ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यही तो होते हैं जो इम्प्लीमेंट कराते हैं अगर कोई भी पॉलिसी वगैरह आती है। तो ये एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है AIS। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने इन पोस्ट के बारे में अक्टूबर 1949 में बात की थी। तो उसके अंदर उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ AIS के बारे में ही बात की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो ये AIS के अंदर जो हम ये पोस्ट डालना चाहते हैं, IAS और IPS, इनको जो अपॉइंट करेगा या रिक्रूट करेगा वो सेंटर करेगा, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी अलग अलग स्टेट्स के अंदर, ताकि स्टेट और सेंटर ये पोस्ट स्टेट और सेंटर दोनों को अकाउंटेबल रहें, कोई एक ऐसे यूनिलैटरल ना हो। लेकिन अभी हमें ये यूनिलैटरलिटी देखने को मिल रही है। इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे वो यूनिलैटरलिटी आई है। सबसे पहले एक हेल्दी कन्वेंशंस होते थे कि एक तरह से जो स्टेट है वो स्टेट और सेंटर मिलकर के काम करते थे इन पोस्ट से रिलेटेड, या फिर इन जो ये AIS से जो ये सर्विसेज वगैरह होते हैं इनसे रिलेटेड। तो एक तरह से हेल्दी कन्वेंशन होते थे। किसी भी ऑफिसर को सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए बिना किसी विल के नहीं भेजा जाता था। अब डेप्यूटेशन जो था एक सेंटर के अंदर अपॉइंट करना, यानी कि सेंटर एक नंबर देता है स्टेट को कि आपको इतने इतने ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है हमारे अंडर वर्क करने के लिए, फिर उनको अलग जगह वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या फिर अपने अंडर वर्क कराता है। तो या फिर जो ऑफिसर्स विलिंग होते हैं वही इसके लिए फॉर्म भरते हैं या फिर इसके लिए अपना नाम आगे देते हैं। पहला ऐसा ही होता था कि अपने विल के बिना अगर किसी ऑफिसर की कोई ऐसी मन नहीं है कि वो नहीं विश करता कि उनके अंडर वर्क करने की, वो स्टेट में ही रहना चाहता है अपनी, तो वो अपनी विल रख सकता है। लेकिन अभी इससे थोड़ा सा अलग हो गया है। तो पहले ये हेल्दी कन्वेंशंस होते थे जिसमें अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती थी हमारे को स्टेट और सेंटर के बीच में। स्टेट एक ऑफर लिस्ट बनाता था जिसके अंदर वो कुछ ऑफिसर्स का नाम लिखता था जो विलिंगली कहते थे। उसके बाद सेंटर उनमें से अपने मर्जी से अपॉइंट करता था और फिर उन्हें स्टेट से रिलीव कर दिया जाता था और सेंटर रेप्यूटेशन में भेज दिया जाता था। पहले कुछ इस तरह का सिस्टम होता था हमारे पास्ट के अंदर। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जो कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ये हेल्दी कन्वेंशन से काफ़ी ज़्यादा वीकन हो गए हैं, कुछ पॉलिटिकल कंसिड्रेशन के
कंसिडरेशन के चलते, यानी कि जो स्टेट्स और सेंटर के बीच में जो अभी हमें मतभेद देखने को मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसके कारण ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन की बात की गई है यहाँ पे। तो एक कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जिस तरह से जुलाई 2001 में क्या हुआ था कि 3 आईपीएस ऑफिसर्स को, तमिलनाडु के 3 आईपीएस ऑफिसर्स को सेंटर ने अपनी मर्जी से उनको रिलीव कर लिया था और अपनी मर्जी से उनको अपने वो लिया था, तो उनके यानी विलिंग के खिलाफ। तो उसके बाद एक और केस आता है दिसंबर 2020 का, कि जब वेस्ट बंगाल में सेम 3 आईपीएस ऑफिसर्स को इसी तरह से रिलीव कर दिया गया था स्टेट के अंडर से और सेंट्रल डेपुटेशन में ले लिया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा उनकी विलिंग के खिलाफ भी था और स्टेट की विलिंग के खिलाफ भी था। बाकी मई 2021 में ये टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था, यानी कि काफ़ी दिनों तक न्यूज़पेपर में आया था कि वेस्ट बंगाल के कोई सेक्रेटरी वगैरह, चीफ सेक्रेटरी वगैरह थे, उनको भी सेंटर ने ऐसा ही किया था। उनकी सर्विस ख़त्म होने के एक आध दिन पहले ही उन्होंने सेंट्रल डेपुटेशन के लिए उस सेक्रेटरी को, यानी उस चीफ को बुला लिया गया था वेस्ट बंगाल से। ये वेस्ट बंगाल का किस्सा है। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे कि वेस्ट बंगाल की सरकार ने कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो सेंटर ने अपना कुछ कहा था। तो उसके बाद बात आती है कि जब ऐसा कुछ होता है तो स्टेट्स भी सोचती हैं कि जब सेंटर अपने अकॉर्डिंग चल रहा है तो हम भी क्यों ना अपने अकॉर्डिंग चले। तो वो किसी भी मतलब कुछ बहुत कम ऑफिसर्स का नाम लिखे या फिर कुछ अपनी तरफ से कुछ रिवेंज के सोचते हैं कि वो उनके लिए डिले कर देती है जो टाइमिंग, यानी कि जो एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है सेंटर के थ्रू उस ऑफिसर को उस सेंट्रल डेपुटेशन के लिए, वो उसको डिले कर देती है। लेकिन अब की बार जब उन्होंने ये किया तो उनको एक शॉकिंग एग्जांपल देखने को मिला कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जिसे सीआईबीआई में अलाउड नहीं किया गया, जो पहले भी एक क्लियरेंस दे चुके हैं अपने लिए, और उनको गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के थ्रू सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उनका डिलेंस के कारण, यानी कि जो उनका डिले हुआ था उसके कारण। तो ये एक शॉकिंग एग्जाम्पल देखने को मिला था। उसके बाद बात करी गई है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, यानी कि टोटल 4 अमेंडमेंट्स लाई हैं, जो कि इसके अंडर है रूल 6 क्लोज 1 के अंडर है, जो किसके अंदर आता है IAS कैडर रूल्स 1954 के अंडर ये रूल आता है। इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो इसमें क्या है कि अभी जो स्टेट्स को व्यूज़ रखने को कहा है कि स्टेट अपने व्यूज़ दे सकती है 25 जनवरी तक 2022 तक अपने स्टेट्स ये व्यू दे सकती हैं। ये डेट इसलिए दी गई है क्योंकि अभी बजट सेशन आ जाएगा तो उसमें ये प्लान को, इस पॉलिसी को लाया जाएगा ताकि वो उन्हें इसे आगे बढ़ा सकें, इसलिए ये डेट दी गई है। तो इसके बाद अभी जो ऑफिसर्स हैं उनको लिया जाएगा सेंट्रल डेपुटेशन के अंदर और अलग अलग PSUs में भेज दिया जाएगा। अब ये अमेंडमेंट्स क्या हैं, अभी 4 अमेंडमेंट्स क्या हैं, ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस कैडर अमेंडमेंट रूल्स के अंदर। तो पहली अमेंडमेंट ये है कि एक स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइड करना, यानी कि जो सेंटर ने एक स्पेसिफिक नंबर, एक फिक्स्ड नंबर प्रोवाइड किया गया है IAS ऑफिसर को सेंट्रल डेपुटेशन के लिए भेजने के लिए, वो एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि वो फिक्स्ड नंबर है तो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि CDR यानी कि सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व के अंडर 40% से ज़्यादा, यानी कि जितनी एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसके 40% से ज़्यादा ऑफिसर्स को नहीं भेजा जाएगा। तो एक लिमिट सेट कर दी है। तो अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो IAS ऑफिसर्स हैं ना वो सेंट्रल डेपुटेशन के अंदर काफ़ी कम है। तो अगर उसको ठीक करना है तो यहाँ पर एक ये भी बताया गया कि क्या क्या करने की नीड है कि जो जूनियर लेवल जो पोस्ट वगैरह होती है उसमें जो उनकी जो पुअर वर्किंग कंडीशन है उनको उनमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और जो ये आर्बिटरीली सिस्टम है, यानी कि आर्बिटरी तरीके से वो एक हायर पोस्ट या सीनियर पोस्ट दे देते हैं, उसके ऊपर उन्हें वर्क करने की ज़रूरत है। एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है IAS ऑफिसर के लिए, अब एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं रहा है, जिसके कारण इनकी जो IAS ऑफिसर के नंबर है ये कम होते जा रहे हैं। तो इस पहले अमेंडमेंट के अंदर अपनी एक तरह से एक फिक्स नंबर दे दिया गया है, शायद इसके अंदर एक अनविलिंगनेस भी हो सकती है कुछ ऑफिसर्स की जिन्हें अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि एक फिक्स्ड नंबर है वो तो होना ही होना चाहिए, इसमें ये बोला गया है। सेकेंड अमेंडमेंट में ये बोला गया है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी टाइम पीरियड पर, यानी कि किसी पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर या पब्लिक इंपॉर्टेंस के काम को लेकर किसी पर्सन यानी किसी ऑफिसर को उसी टाइम रिलीव होने को कहता है, यानी कि स्पेसिफिक सिचुएशन और स्पेसिफिक टाइम पर ही, तो उसे वहाँ से रिलीव करके सेंट्रल डेपुटेशन में ले लिया जाएगा, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पे, यानी कि उसी टाइम उससे कुछ टाइम पहले ही लेटर आया तो एक
पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई मुद्दा था, उस कारण से उसको तभी रिलीव कर लिया गया स्टेट से और सेंट्रल डेपुटेशन में डाल दिया गया। और फिर हमारी इसमें क्या होता है कि जो सेंटर होता है ना वो यूनिलेटरली वर्क कर रहा है, यानी कि इसमें स्टेट का तो कुछ रहा ही नहीं ना रोल, इसलिए काफ़ी सारे स्टेट्स इसके खिलाफ बोल रही हैं। तो अगर देखा जाए तो स्टेट्स ने कहा है कि इसके कारण पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशंस आएंगी, काफ़ी सारे स्टेट्स ने ऐसा कहा है कि इससे पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशन आएंगी, स्टेट अपनी ही चलाएगी, सेंटर अपनी ही चलाएगी, और हमें हमें हमारे हमारे जो कंसर्न है उसे नहीं देखा जाएगा। अब अगला जो है, और फिर इसके कारण स्टेट्स और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। अब जो अगला तीसरा रीज़न है कि अगर कोई भी ऐसा केस होता है डिसएग्रीमेंट का स्टेट और सेंटर के बीच में, तो उसमें सेंटर जो फैसला लेगी वही माना जाएगा, स्टेट का नहीं माना जाएगा, तो सेंटर फैसला लेगी वही माना जाएगा, यानी कि सेंटर ही उस जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसको रिजॉल्व करेगा, यानी कि अपने फेवर में ही वो अपना मुद्दा लेगा। तो ये बात की गई है कि ये इस तरह से एक तीसरा ये अमेंडमेंट हुआ है। चौथा अमेंडमेंट ये है कि चौथे अमेंडमेंट के अंदर अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू डिले कर दिया जाता है, ये जो सेंट्रल डेपुटेशन में जो ऑफिसर जाने वाले हैं उनके टाइमिंग में डिले कर दिया जाता है, फिर उनको लेट रिलीव किया जाता है सेंटर के थ्रू, तो जो ऑफिसर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली अपने कैडर में से रिलीव हो जाएंगे और सेंट्रल डेपुटेशन के लिए चले जाएंगे, यानी कि डिलेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, डिले तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसको बोला गया है कि लॉन्ग टर्म डैमेज की तरह, कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स में हमें देखने को मिलेगा कि इसे एक लॉन्ग टर्म डैमेज की तरह कहा गया है। लॉन्ग टर्म डैमेज क्यों यूज़ किया है इसके लिए, क्योंकि इसके कारण काफ़ी मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स अगर हो जाती हैं तो इसमें क्या बताया गया है कि जो वो स्टेट्स हैं, जो स्टेट राइट कहा गया है कि इस मामले में जो स्टेट्स हैं वो कुछ हद तक राइट हैं इन अमेंडमेंट को जो डिसअपोर्ट कर रही हैं, यानी कि सपोर्ट नहीं दे रही हैं अपना, वो एक तरह से राइट है और सेंटर ये अमेंडमेंट्स को वापस ले लेना चाहिए, वो इसमें गलत है। तो इसमें क्या है कि इसको ये क्या इफेक्ट डालेगा, एक लॉन्ग टर्म डैमेज इसे कहा गया है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा आईएएस के ऊपर, आईएएस की जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है उसके ऊपर अफेक्ट होगा, उसकी जो मोरालिटी है या फिर उसकी जो इंडिपेंडेंस है, सिक्योरिटी है, उसके ऊपर अफेक्ट डलेगा। और जो स्टेट होगा वो शायद उसका भी एक जो आईएएस ऑफिसर के प्रति जो एक लॉयल्टी होती है वो भी ख़त्म हो जाए एक स्टेट की, तो वो कोशिश करेंगे स्टेट की वो अपने स्टेट में से आईएएस जो कैडर होते हैं उसको कम कर दे और जो स्टेट सिविल सर्विस होते हैं उसको ज़्यादा प्रमोट करें, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लॉन्ग टर्म डैमेज होगा। तो बाकी क्या बताया गया है कि इस मुद्दे के ऊपर एक नानी पालकेवाला जो एक जरिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था। नानी पालकेवाला काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और हम सब ने उनका नाम ज़रूर सुना होगा। उन्होंने क्या कहा था कि एक सेंटर को यूँ नहीं मानना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि अगर एक नेशनल कंसेंस यानी कि इनको पूरी तरह से एक नेशन उनको वोट करके रखता है, तो इस तरह से वो नहीं है कि वो एक इनहेरिटेड वाइसराय हो जाएंगी। इनहेरिटेड यानी कि जैसे कि राजा होते थे उनका बेटा होता तो वो राजा बनेगा, उस तरह से वो एक इनहेरिटेंस हो जाता है। तो वो बात नहीं है, उनको अपनी जो पैरामाउंटेसी है उसको देखना चाहिए। बाद में कहा गया उनके द्वारा कि जो सेंटर है उनकी मतलब जो अथॉरिटी है वो तब तक नहीं है तब तक वो एक पर्टिकुलरली अपनी मोरालिटी नहीं दिखाएंगे, पर्टिकुलरली किसके प्रति, स्टेट की इंडिपेंडेंस और उनके प्रति फेयर बिहेवियर में जब तक वो अपनी मोरालिटी नहीं दिखाएंगी तब तक वो एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं मानी जा सकती, उनको अपनी एक मोरालिटी दिखानी चाहिए। एसआर बोमाई और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो 1994 में आया था उसमें ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि जो स्टेट्स हैं वो एक इंडिपेंडेंट है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी अपनी एग्जिस्टेंस है और वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल या एजुकेशनल थिंग्स होते हैं लोगों से रिलेटेड, पब्लिक से रिलेटेड, तो उसमें अपना एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। और कहा गया था कि ना तो स्टेट कोई सैटेलाइट है और ना ही वो कोई एजेंट है सेंटर के लिए, वो उसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, वो स्टेट के लिए कोई एजेंट की तरह ऐसे कोई वर्क नहीं करती है, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है।
कहा गया था अभी बोला जा रहा है कि सेंटर को देखना चाहिए, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एडवाइस थी, यानी कि उनके जो विचार थे उनको मद्देनजर रखते हुए उनको ये देखना चाहिए कि अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इन जो कैडर ये जो अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं इनको ड्रॉप आउट कर दें, इनको ना लें। तो बाकी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अभी ये जो आया है, ये अमेंडमेंट्स के बारे में जिक्र आया है, तो इसमें बताया गया है कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 2 बार प्राइम मिनिस्टर को इससे रिलेटेड लेटर्स लिखी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ के जो सीएम्स हैं उन्होंने भी इससे रिलेटेड लेटर्स लिखी हैं पीएम को कि ये गलत है। और काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं उन्होंने तो अभी तक अपने व्यू दिए भी नहीं हैं। कुछ स्टेट्स ने दिए हैं तो उन्होंने कुछ अपोजिंग व्यूज़ ही दिए हैं इससे रिलेटेड। तो ये कैडर अमेंडमेंट्स के बारे में जो भी बात थी वो मैंने आपको आज बता दी है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट्स वगैरह होंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी नॉलेजफुल बात पता चली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच।